नारी स्वातंत्र्य के प्रश्न को अत्यंत स्वाभाविक एवं ठोस रूप में उठाने वाली कहानी है हरी बिंदी। मुक्त मन की चेतस स्त्री की कहानी। पुरुष सत्ता द्वारा स्थापित नैतिक अनुशासनों, लक्ष्मण रेखाओं को पार कर अपनी एक अलग पहचान बनाने की इच्छुक स्त्री मन हम मृदुला गर्ग जी की रचनाओं में सर्वाधिक देख सकते हैं। हरी बिंदी मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित एक ऐसी कहानी है जो उन्हें प्रशस्ति के शिखरों तक ले गई और उनका नाम मानो हरी बिंदी से जुड़ सा गया, जो मानो उनके ट्रेडमार्क सा बन गया। तभी लोग उनसे इस प्रकार पूछते हैं। ये तो नहीं कहूँगी कि ये मेरी सबसे मनपसंद कहानी है, मगर ये ज़रूर हुआ कि ये कहानी एक तरह से मेरे नाम का पर्याय बन गई। कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं कि आपने हरी बिंदी क्यों नहीं लगाई हुई, ऐसे ही पूछते हैं। औचक मिलते हैं, कहते हैं आपने हरी बिंदी क्यों नहीं लगाई हुई। तो लोगों को तो लगता है कि मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है उनके लिए। हरी बिंदी का मुख्य संदेश क्या है? यही कि जीवन को मनचाहे ढंग से जीने की ललक स्त्री के भीतर भी उतनी ही है जितनी पुरुषों में। स्त्री भी अपने लिए निजी स्पेस चाहती है। लेखिका के ही वाक्यों में। और इसकी प्रेरणा तो मुझे मिली, कह सकती हूँ कि धुंध से। धुंध भरा दिन था और वही उसकी प्रेरणा बनी जब मैं कहानी लिखने बैठी। मगर वो तो तात्कालिक बात थी, उस समय की बात थी। दरअसल तो प्रेरणा मेरे पूरे जीवन से मिली है इसकी, कि एक दिन, कम से कम एक दिन, कोई औरत अपनी तरह से जिए, उसको अपनी तरह से पूरा दिन अपनी तरह से गुजारे। ये उसकी प्रेरणा है। मृदुला जी स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग ढांचे बनाने का विरोध करती रही है। उनके स्त्री पात्रों में जीवन जीने का भरपूर उत्साह है। मृदुला जी चाहती हैं कि स्त्रियों को मनुष्य के रूप में जो अधिकार मिलने चाहिए उनसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये अधिकार जबकि पुरुषों के लिए सहज मान्य है। वो मानती हैं कि स्त्री न पुरुष से श्रेष्ठ है न कमतर। वैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में यह आशा करना कि सभी स्त्रियों को उनका निजी स्पेस एक दिन मिल जाएगा, ये मात्र हमारा इमेजिनेशन ही हो सकता है। इसमें रियलिटी बहुत कम है। वैसे भी देखा जाए तो सभी पुरुषों को कहाँ स्पेस मिल पाता है। हरी बिंदी कहानी मृदुला गर्ग जी की तीसरी या चौथी कहानी मानी जाती है। 1970s में लिखी गई कहानी है। आज से करीब 40-50 साल पहले। आज की परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आया है। स्त्रियों को अकेले बाहर जाना, रेस्तरां जाना, फिल्म देखना वगैरह आज कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 40-50 साल पहले की परिस्थितियों में यह कहानी, इस प्रकार की कहानी लिखना एक बोल्ड राइटिंग ही कहा जा सकता है। हरी बिंदी कहानी में एक नारी पात्र और दो पुरुष पात्र हैं। पहला पुरुष पात्र राजन और दूसरा पुरुष पात्र जिसका नाम नहीं जाहिर किया गया है। नारी पात्र भी नेमलेस है। नाम जानना, अता पता जानना उन दोनों ने ज़रूरी ही नहीं समझा। बेसिक डिटेल्स न जानकर भी वे मानो बहुत करीबी से दिल की बात जान पाए, जो बरसों साथ रहने वाले न जान पाते हों। खुलकर हंसे, एक साथ कॉफ़ी पी, मौसम की बातें की और अपनी अपनी राह चल दी। न दोबारा मिलने का वादा, न संपर्क में रहने का इरादा। बस एक मीठी याद बनकर रह गई उनकी मुलाकात। इस अज्ञात पुरुष पात्र के बारे में मृदुला जी यूँ कहती हैं। इसमें जो एक किरदार है, एक पुरुष है जिसको वो औरत मिलती है, यूं ही घूमने निकल जाती है और
पुरुष को मिलती है, वो पुरुष मेरा देखा हुआ है, मुझे मिला हुआ है, और उसका किरदार काफ़ी कुछ उस पुरुष से मिलता है, उसका चरित्र उससे मिलता है। और कहानी की जिसे कहते हैं थीम या विषय या कथ्य जो है वो ये है कि एक औरत है जिसका पति बाहर गया हुआ है और वो उस दिन बिल्कुल अपने तरीके से अकेले जीती है, खाती है, एक रेस्टोरेंट में जाके पिक्चर देखती है अकेले, और वहीं उसको एक ये अजनबी मिलता है जिससे वो अजनबी की तरह ही अलग होती है। वो उसका नाम भी जानने की कोशिश नहीं करती, वो भी उसका नाम जानने की कोशिश नहीं करता, मगर जो कुछ पल साथ गुजारते हैं वो इतने अंतरंग होते हैं और एक दूसरे को वो इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि दसियों बरस साथ रह के भी शायद न समझ पाए। जिस पुरुष पात्र का नामकरण किया गया है कहानी में, राजन, वो सेम ओल्ड हस्बैंड्स का प्रतिनिधि है जो जाने अनजाने में ही अपनी पत्नी की इच्छाओं को दबाता रहता है। बालियों का पहनना, स्त्री की इच्छा के अनुसार आभूषणों को पहनना, उस पर पाबंदी लगाना, उस पर कटाक्ष करना। दराज खोली तो नज़र चांदी की बाली पर पड़ गई, उठाकर कानों में लटका ली। विवाह के बाद से पहननी छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि राजन कहता है नकली है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है। सुबह की खटर पटर, दूसरों को सुकून से न सोने देना। उसने मुंह पर से बाँह हटा ली, तकिया खींचकर पेट के नीचे दबा लिया और लंबे चौड़े पलंग पर बाहें फैलाकर औंधी लेट गई। ओह, सुबह देर तक सोने में कितना आनंद आता है। राजन होता है तो सुबह 6 साढ़े 6 से ही खटर पटर शुरू हो जाती है। अपनी इच्छा की फिल्म देखने पर अगर स्त्री को हंसी आती है, अगर स्त्री को उस प्रकार की कॉमेडी पसंद है, तो उसे उसी हिसाब से उसे आस्वादन करने न देना, उस पर कटाक्ष करना। खाकर बाहर निकली तो सोचा पास किसी सिनेमा घर में पिक्चर देख ली जाए। किस्मत से अंग्रेजी की पुरानी मजाकिया पिक्चर मिल गई, डैनी के की। राजन कहता है, न जाने तुम्हें डैनी के कैसे पसंद है, मुझे तो उसके बचपने पर हंसी नहीं आती, पर उसे आती है, खूब आती है। फिर हंसी पर हंसी आती है, कभी कभी बेबात आती है, जैसे आज। और ऐसे कटाक्षों को सुन सुनकर फिर स्त्री हिचक जाती है कि शायद उसकी जो इंटरेस्ट है, जो उसकी जो टेस्ट है, वो ही कोई निम्नतर हो, उसे लगता है। वो आभूषण पहनना छोड़ देती है। वो ना चाहकर भी सुबह उठने के लिए मजबूर है। और रेस्टोरेंट में जाए तो वही फॉर्मेलिटी, पहले देखा जाता है कि कहाँ बैठे, जैसे बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो। और बैठने के बाद भी बहुत सोच समझकर किसी बात को ऑर्डर करना। उसे ठंडा और गर्म एक साथ खाना भला लगता है। कहते हैं दांत खराब हो जाते हैं। कितना चटपट काम हो गया आज। राजन रहता है तो बढ़िया जगह बैठकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद सोच विचार कर आदेश दिए जाते हैं। ये सब टोटल फॉर्मेलिटी हैं जो जीवन में जाने अनजाने राजन जैसे पात्र, राजन जैसे हस्बैंड्स थोप देते हैं अपनी स्त्रियों पर। और होता क्या है, ये घुटन, ये बंधन इतना अधिक तीव्रतर हो जाता है कि जब एक दिन की छुट्टी मिलती है, जब एक दिन की मुक्ति मिलती है, तो स्त्री एकदम से अलग हरकतें करने लगती हैं। ये जो जैसे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर इतना अधिक बढ़ जाता है, तब जब सीटी निकल आती है, वैसे ही ज़िंदगी की छोटी छोटी जो बातें हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, उसे दबा दिया जाता है। और हमें लगता है कि वो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब ऐसी बहुत सी छोटी बातें एक साथ मिल जाती हैं तो उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी अपनी नहीं रहती। वो मानो किसी और के लिए जीती है। उसकी अपनी इच्छाएं क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका उसका सेल्फ क्या है, वो भूल जाती है। और ये एक मेजॉरिटी स्त्रियां
आज भी इसी का अनुभव कर रही हैं। उसका अपना अस्तित्व मानो वो खो देती है। और इसके खिलाफ लिखा 40-50 साल पहले मृदुला गर्ग जी ने हरी बिंदी कहानी के द्वारा। मृदुला जी ने जब अपनी इस कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उन्होंने उसका टाइटल यूँ दिया, अ डेट विथ मी। इसमें जब इसका अनुवाद मैंने अंग्रेज़ी में किया तो उसका नाम रखा था अ डेट विथ मी, तो जिससे पता लगता है कि वो कहना क्या चाहती है कहानी। हरी बिंदी शीर्षक की सार्थकता क्या है? वो नीले रंग का कुर्ता और चूड़दार पजामा पहनती है और नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ बढ़ाती है, फिर न जाने क्या सोचकर उसे छोड़ दिया और बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। तो ये हरी बिंदी लगाने के पीछे उसकी सार्थकता क्या है? और ये जो तुक की क्या तुक है, ये मानो मृदुला जी की ट्रेडमार्क सा बन गया। इस एक वाक्य में चली आ रही घिसी पिटी रूढ़ियों के विरुद्ध उनकी आवाज़ मुखर होती है। जो हम सामाजिक रूढ़ियों के रूप में ढो रहे हैं, ढोते आ रहे हैं, उसकी वास्तव में क्या ज़रूरत है? तभी वो दर्पण में दिख रही अपनी प्रतिछाया को ज़बान निकाल कर चिढ़ा दिया और कहती है, तुक की क्या तुक है। देखते हैं मृदुला जी इसके बारे में क्या कहते हैं। इसका जो शीर्षक है हरी बिंदी, उसमें बतलाना चाहूँगी कि उसका मतलब क्या है। दरअसल अमूमन हमारे यहाँ लाल बिंदी लगाई जाती है, या हद से हद कपड़ों से मैच करके, अगर नीले कपड़े पहने हैं तो नीली बिंदी लगा लेते हैं, मगर वो नीले कपड़े पहनती है और फिर उस पर जानबूझकर हरी बिंदी लगाती है। और जो वाक्य वो बोलती है वो मेरे तमाम लेखन का एक तरह से सूत्र वाक्य है कि तुक की क्या तुक है, नीले पे हरा लगाने की क्या तुक है। पहले वो कहती है उसका पति होता तो पूछता, फिर वो कहती है तुक की क्या तुक है। और वो इसीलिए है कि जो मैंने कहा कि तुक की क्या तुक है, वो भी मेरी अन्य कहानियों में भी आया, उपन्यास में भी आया कि भाई जो रूढ़ी है, जो लीक है, उसी को हम क्यों पीटते रहें, उसी तरह हम क्यों जिएं, हम उससे अलग हटें, कुछ और करें, अपने तरीके से सोचें, अपना चुनाव खुद करें। तो ये शायद पहली कहानी थी जिसमें ये चीज़ आई, और उसके बाद वो मेरे तमाम लेखन में आती चली गई। ये शायद कारण होगा कि वो कहानी जो है और कहानियों से अलग हटकर वो एक तरह से ज़िंदा रही है। और मुझे जहाँ तक पसंद है, इसीलिए पसंद है कि उसमें कुछ बौद्धिकता नहीं है, बहुत ही सहज है, सहज भाव से चलती है, ज़िंदगी की रफ्तार से चलती है, मगर बहुत कुछ कह जाती है। आजकल स्त्रियां काफ़ी अवेयर हैं। खैर, कुछ परसेंटेज स्त्रियां ही सही अवेयर हैं अपने मी टाइम के बारे में, लेकिन 50 साल पहले की परिस्थितियां काफ़ी अलग थी। मृदुला जी लेखन के कार्य में काफ़ी बोल्ड हैं। हमें पता है जब उनका उपन्यास 1979 में जब उनका उपन्यास चितकोबरा प्रकाशित हुआ, तब उसमें अश्लीलता का आरोप लगा था। चितकोबरा की नायिका एक शादीशुदा औरत है जो अपनी शादी से संतुष्ट नहीं है। उपन्यास में औरतों की इच्छाओं एवं उनकी सेक्सुअलिटी पर बात की गई, जिसके कारण उनके किताब को अश्लील घोषित कर दिया गया। ये 1979 की बात है। उनके खिलाफ मुकदमा चला, 1000 कॉपियों को जब्त कर लिया गया और गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई, और यह मुकदमा सालों तक चला, जिसे अंत में मृदुला जी ही जीत गई, क्योंकि उन्होंने जो लिखा वो समाज में घटित सत्य ही था। चितकोबरा के विवाद के बाद बहुत लोगों ने सोचा होगा कि शायद अब मृदुला कभी इस तरह की विषय पर नहीं लिखेंगी, पर लेखिका ने उन्हें एकदम गलत साबित कर दिया। जब साहित्यिक गलियारों में उनके मुकदमे पर चर्चा हो रही थी, तब मृदुला जी अपनी एक और किताब लिखने में व्यस्त थी। ये थी मृदुला जी। इनकी लेखनी आज भी जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि वे ऐसे ही समाज के अनकही सच्चाइयों को उजागर करती रहेंगी। वैसे मृदुला जी का प्रथम उपन्यास उसके हिस्से की धूप 1975 में प्रकाशित हुआ, और
1979 में प्रकाशित चितकोबरा, जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया, और फिर 1980 में उनका अनित्य, 1996 में कठगुलाब, और 2009 में मिलजुल मन। और मिलजुल मन के लिए 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। ये मिलजुल मन उनकी अपनी फैमिली, उनके अपने, उसमें आत्मकथ्य अधिक है। वो स्वयं कहती हैं उनकी बहनों के बारे में, उनकी जो बचपन की जो बीते हैं वही उसमें ज़्यादातर कहानी कांश बनकर आई है। वैसे लेखिका की साहित्यिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालें तो सूची काफ़ी लंबी है। हिंदी और इंग्लिश में लिखती हैं। करीब 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उपन्यास हैं, कहानी संग्रह हैं, नाटक, निबंध वगैरह वगैरह। वैसे कई उपन्यास ट्रांसलेट भी हो चुके हैं। द लास्ट ईमेल, वो टोटली इंग्लिश में रिटन इन इंग्लिश है। द लास्ट ईमेल उनका जो नॉवल है, इट्स रिटन इन इंग्लिश, ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश नहीं है, इट्स रिटन इन इंग्लिश। और ये जो इंटरव्यू के क्लिपिंग्स हैं वो यूट्यूब से लिया गया है, जो 2 चैनलों में उपलब्ध है, लेखिका संघ और हिंदी उर्दू फ्लैगशिप। 6-7 साल पहले का दिया हुआ इंटरव्यू है। उनकी कहानी हरी बिंदी को पूर्णता में समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। कहानी को समझाने के लिए मैंने मात्र उस इंटरव्यू के क्लिपिंग्स को लिया है। जो श्रोतागण उसे पूर्णता में सुनना चाहते हैं, कृपया यूट्यूब के उन चैनलों को सर्च कीजिए। और अवार्ड्स एंड रिकग्निशन के बारे में कहें तो वो भी एक लंबी सूची है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। काफ़ी लंबी सूची है उनकी अवार्ड्स की। 1988 में साहित्य का सम्मान हिंदी अकेडमी द्वारा, फिर साहित्य भूषण यूपी हिंदी संस्था, इस प्रकार कई पुरस्कारों से वे नवाजी गई। व्यास सम्मान और ऑफ कोर्स साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 का उनके उपन्यास मिलजुल मन के लिए। ഹരി ബിന്ദി സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കാണും. ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആംഗിളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. 10-40 വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അന്ന് ഇങ്ങനത്തെ എഴുത്തുകൾ സ്ത്രീകൾ എഴുതി തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് മൃദുല ഗർഗ് എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഇതിൽ റൈറ്റർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ധുന്ദ്, മൂടൽ മഞ്ഞ് അതിനൊരു പ്രേരണയായെന്നുള്ളത്. അത് എഴുതാനുള്ള ഒരു ദിവസം എഴുതാനിരുന്നപ്പം മൂടൽമഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരു കഥയാണ്. പക്ഷേ മൃദുല ഗർഗ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഹോൾ ആകമൊത്തം ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രമാത്രമായിരുന്നു, ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കോണിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും തൻ്റേതായ രീതിയിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ്. ഹരി ബിന്ദിക്ക് സാർത്ഥകത, അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ള, ആ പച്ചപ്പൊട്ടിടുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർ വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കാണും. പൊതുവേ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലെ പൊട്ടാണ് ഇടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയാൽ ആ ഡ്രസ്സിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നീല വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ പച്ച പൊട്ട് ഒട്ടും മാച്ചിങ് അല്ല. അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ത്രീ അന്ന് ഇടുന്നതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇവരുടെ സൂത്രവാക്യം തുക് മേ ക്യാ തുക് ഹേ, എന്താണ് ഒരു ചേർച്ചയിൽ എന്തിരിക്കുന്നത്, ചേർച്ചയിലേക്ക് എന്ത് ചേർച്ച എന്ന രീതിയിൽ വേണേൽ പറയാം മലയാളത്തിൽ. എപ്പോഴും ചേർച്ച തന്നെ ഇടണമെന്നുള്ള ലൈഫിൽ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. സ്ത്രീകൾ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല പലപ്പോഴും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ്. ചേരുന്നത് എന്ന് സമൂഹം പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ചേരുന്നതല്ല, പുരുഷൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ചേരുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ചേർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചേർച്ചയിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നായിക. നായിക എന്ന് പറയുമ്പം പേര് പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല സ്റ്റോറിക്ക്, നെയിംലെസ് ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അത് എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പേരിടാഞ്ഞത്. ഈവൺ ഇൻഫാക്റ്റ് ഈ സ്റ്റോറി എവിടെ നടന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്ലേസും പറയുന്നില്ല. ഹസ്ബൻഡ് രാജൻ ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവർ ജഹാംഗീർ ആർട്ട് ഗാലറി, വേർലി, ഇതെല്ലാം മുംബൈയിലെ പ്ലേസസ്സാണ്.
പിന്നെ ഈ കണ്ടുമുട്ടിയ അജ്ഞാത പുരുഷൻ അത് ഒരു അതൊരു ഫോറിനറാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പെനിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഈ ഒരു ടൈം ബൗണ്ടായിട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല, ഇത് ഒരു ഏരിയയിലെ ഇഷ്യൂ അല്ല. ഇന്ത്യയിലെയോ മുംബൈയിലെയോ ഡൽഹിയിലെയോ ഇംഗ്ലണ്ടിലെയോ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഇത്. ഇത് ഹോൾ വേൾഡിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്, ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മൃദുല ഗർഗ് ഈ കഥയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇന്ന് നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്രയോ കാണുന്നു, സ്ത്രീകൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിലിം കാണാൻ പോകുന്നു, റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുന്നു. പക്ഷേ ഒരു 40-40 വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ സീൻ അതല്ലായിരുന്നു. ഇന്നും ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത, ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളിലായാലും ടൗണിലായാലും ഫാമിലി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെജോറിറ്റി സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്നും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മൃദുല ഗർഗിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ്നെസ് ആയിരിക്കാം. അവർ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരുപാട് വായിക്കുമായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നു. അതും റഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ടൊക്കെ അത് വായിച്ച് അവരുടെ ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ ഓപ്പൺനെസ്സാണ് സ്ത്രീകൾക്കും മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള അതേ അവസരം കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ എഴുതിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഈ തുക് മേ ക്യാ തുക് ഹേ അവരുടെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് പോലെ പിന്നീട് ഒരുപാട് നോവൽസിലും അവർ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഹരിബിന്ദി അവരുടെ പേരിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലേഖികയെ കാണുമ്പം തന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇന്ന് ഹരിബിന്ദി തൊടാഞ്ഞത് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഹരിബിന്ദി ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്, ഒരു വിമൺ ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ബോൾഡ് റൈറ്ററാണ്. ചിത് കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ നോവൽ റിലീസായപ്പോൾ വളരെ വിവാദം ഉണ്ടാകുകയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ വന്നു. ഒരു മാഗസിൻ, സാരിക എന്ന് പറഞ്ഞ മാഗസിനിൽ ഈ നോവലിലെ കുറച്ച് പേജസ് മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫെയർ ഉണ്ട്, മാരീഡായിട്ടൊരു സ്ത്രീ വേറെ പുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധം കാണിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് അത് അശ്ലീലമാണെന്നും പറഞ്ഞ് വർഷങ്ങളോളം അതിൽ ആ മാഗസിൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി ഈ നോവലിൻ്റെ എതിരെ ആർക്കൊക്കെ പ്രതികരിക്കാവോ പ്ലീസ് അയക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ലെറ്റേഴ്സ്. അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ ചർച്ചയാകുകയും ആ സമയത്തുള്ള എഴുത്തുകാരും ഇവരെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തില്ല. അത് ഇവർക്ക് വളരെ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നീട് പല ഇൻ്റർവ്യൂസിനും മൃദുല ഗർഗ് അത് പറയുന്നുണ്ട്. എഴുത്തുകാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണെന്ന് അത് എഴുത്തുകാർ പോലും അന്ന് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. റൈറ്റിങ്ങിനൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടല്ലോ, അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു മൗലിക അവകാശമാണെന്നൊന്നും അന്നാരും വാദിച്ചുമില്ല. അപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിൽ ജനിച്ച മൃദുല ഗർഗ് വളരെയധികം ഫാമിലി ലൈഫിൽ തന്നെ നല്ല എഴുത്തും വായനയുള്ള വീട്ടിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഇൻ്റർവ്യൂസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു റൈറ്ററിനെ പറ്റി ഡീപ്പായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. ടോട്ടലി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ അത് ഉപകാരപ്രദമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിശ്ലേഷണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടി കാണും. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിനൊപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം. ഇതിൽ ഹരിബിന്ദി നോക്കൂ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹരിബിന്ദി में लेखिका क्या संदेश देना चाहती है? ഹരിബിന്ദി കഹാനി മേ ഇപ്പം സന്ദേശ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ് ഇല്ലേ? അതിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. कि स्त्री को भी मनुष्य होने का अधिकार है. जो अधिकार पुरुष जिन अधिकारों को पुरुष आस्वादन करता है उन्हें स्त्री को भी आस्वादन करने का अधिकार है. कम से कम एक दिन कोई ना कोई स्त्री अपने हिसाब से जिए. ഇതാണ് സന്ദേശ്. പിന്നീട് ക്വസ്റ്റ്യൻ 9, ഹരിബിന്ദി की नायिका हमें क्या सबक देती है? നമ്മളെ എന്താണ് മെസ്സേജ് തരുന്നത്? അതിൽ നായിക ആക്ച്വലി എന്ത് സബക്കാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? कि एक दिन वो उसने अपने हिसाब से जिया. ആ നായിക എന്താണ് നമുക്ക് മെസ്സേജ് തരുന്നത്? कि നായിക നമുക്ക് മെസ്സേജ് തരുന്നത് പുരുഷ് സഹജ് जो ईगो है वो अगर पुरुष अपनी ज़िंदगी में ना लाए
तो स्त्रियों को काफ़ी पसंद है. അതാണ് നമുക്ക് ഈ നായിക നമുക്ക് സബക് തരുന്നത്. पुरुष दूसरों को दबाए ना, स्त्री की छोटी छोटी इच्छाओं को दबाए नहीं. वो बाली पहनना चाहती है, वो सुबह थोड़ा लेट उठना चाहती है, वो अपने हिसाब से पिक्चर देखना चाहती है, उसे करने दो. वो ठंडा और गर्म एक साथ खाना चाहती है. तो इसमें पुरुष को बीच बीच में याद नहीं दिलाना है और इसमें पुरुष को बीच बीच में टांग नहीं अड़ाना है. इससे क्या होता है, घुटन महसूस होता है स्त्रियों को. और क्या सबक देती है कि होटल में गए तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार पुरुष ही बिल पे करे. ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी पुरुष और स्त्री से आप मिलें और दोनों आपस में प्यार हो जाए या फिर और मिलने का वादा करके बिछड़े, फ़ोन नंबर एक्सचेंज करे. ऐसा कुछ नहीं है. नाम नहीं पूछा, पता नहीं पूछा, पति है या नहीं ये नहीं पूछा. बस मिले और आपस में बात की, कॉफ़ी पी और थिएटर में भी खूब खुलकर हंसे और चले गए अपने अपने राह में, एकदम स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से. कोई नाटकीयता नहीं है जो समाज द्वारा कही जाती है कि पुरुष और स्त्री का एक बार जब मिलन हो जाता है कि ज़रूरी है कि वो एक बंधन में बंध जाए. ऐसा ज़रूरी नहीं है. यही तो सबक है हरिबिंदी कहानी की नायिका जो हमें देती है. और क्वेश्चन 18 में है, हरिबिंदी में अभिव्यक्त नारी चेतना. ये भी वही है, सेम बात है. नारी चेतना मतलब वही जो नारी मुक्त होना चाहती है, जो चली आ रही रूढ़ियों से, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त होना चाहती है, वही नारी चेतना है. उसे द अदर सेक्स ना समझे, द नेगेटिव ऑफ मेल ना समझें. यही नारी चेतना है. उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उसे उसकी तरह से जीने दें. ये जो सोशल कंडीशनिंग है ये पुरुषों द्वारा थोपा गया है क्योंकि ये पुरुष सत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है. उसके खिलाफ नारी को भी एक मानव होने का अधिकार है. यही नारी चेतना है. हरिबिंदी में यही नारी चेतना है. आप यही सब लिख सकते हैं. और क्या, यही कि लिव एंड लेट लिव. आप खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो. उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को दबाओ मत, वरना ये होता है कि प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो अपने वो सत्ता के खिलाफ उठ खड़ी होगी. इससे अच्छा है उसे स्वच्छंद रूप से, सहज रूप से जीवन जीने दो. उसे थोड़ा और सोना पसंद है तो सो ले, इसमें क्या है बड़ी बात. उसे बड़ी बड़ी बालियां पहनना पसंद है या फिर कोई ड्रेस पहनना पसंद है तो उसे उसके मुताबिक जीने दें. ये पुरुष हमेशा स्त्री की इच्छाओं के विरुद्ध खड़े ना हो. उसे एक स्वाभाविक पार्टनर के रूप में ले, एक मनुष्य के रूप में ले. न देवी के रूप में एकदम पूजा करें और न दासी के रूप में उसे पांव तले दबाएं. उसे मनुष्य के रूप में सहज रूप से स्वीकारें. कहीं होटल में गए तो उसके हिसाब से खाने दें, पिक्चर उसके हिसाब से देखें. वो खुलकर हंसना चाहती हैं तो हंसें, इसमें क्या आपत्ति है. यही हरिबिंदी में अभिव्यक्त नारी चेतना है. तो मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हमने डिस्कस कर लिया है. आशा करती हूँ हरिबिंदी कहानी आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी. अब कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, फाइन.